वेलकम व्यूअर्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि हार्डी विनबर्ग लॉ हम लोग पढ़ते कहाँ हैं। तो हार्डी विनबर्ग लॉ हम लोग इवोल्यूशन के टॉपिक में पढ़ते हैं। हार्डी और विंगर ने 1908 में एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था? उन्होंने बताया कि जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हम यहाँ पढ़ तो हम लोग रहे हैं इवोल्यूशन के टॉपिक में, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या बताया कि किस तरह जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी आपकी स्पीसीज जो होगी वो वेरिएट नहीं होगी अगर क्या होगा, हार्डी विनबर्ग लॉ का एप्लीकेशन होगा। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था उसी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये भी जान लें कि हार्डी जो थे वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और विनबर्ग जो थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने क्या बताया कि जीन एंड जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन का, तो पर्टिकुलर या जिस भी पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट होगा जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट हुआ तो कोई इवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं। इसलिए इन्होंने क्या दिया था, नॉन इवोल्यूशन के बारे में एक लॉ दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि हार्डी विनबर्ग ने क्या कहा था और इस लॉ में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो जीएच हार्डी और डब्ल्यू विंगर वो डिस्कवर किए थे आपका इंडिपेंडेंटली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इन 908 to find out the gene and genotype frequency in a population for a particular gene। यानी पर्टिकुलर जीन के लिए उन्होंने जीन एंड जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में उन्होंने बताया। और दिस फॉर्मुलेशन और प्रिंसिपल रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप इज नॉन एज हार्डी विनबर्ग लॉ। यानी इसी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या बताया, हार्डी विनबर्ग लॉ। तो इसके इक्वेशन को मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने क्या बताया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ जीन एलिस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इफ पॉपुलेशन इज लार्ज। तो उन्होंने बताया कि जो भी रिलेटिव आपकी फ्रीक्वेंसी होगी एलिल्स की, और एलिल्स क्या होता है आप लोग जानते ही हैं कि अल्टरनेटिव पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल्स। जैसे हम लोग आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिखे या आपका होमोजाइगस कंडीशन में लिखे या फिर हम आपका ये भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो अल्टरनेटिव पेयर क्या हो गया, हमारा एलिल्स हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये जनरेशन टू जनरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा, इफ ए पॉपुलेशन इज लार्ज, मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगा, मेटिंग हमेशा रैंडम होना चाहिए, और एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स सच एज म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन इज एब्सेंट। तो उन्होंने बताया कि ये कांस्टेंट होगा। कब तक कांस्टेंट होगा, अगर पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो रहा है, मेटिंग जो होगा रैंडम होगा, और नॉन रैंडम मेटिंग नहीं होना चाहिए। जहां पे नॉन रैंडम मेटिंग होगा वहां पे क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और सच जो इवोल्यूशनरी फोर्स है जैसे म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, माइग्रेशन है, ये क्या कराता है बेटा, इवोल्यूशन कराता है। तो ये सब एब्सेंट होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका जनरेशन टू जनरेशन। तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमको मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में जानना। साथ ही साथ मेंडेलियन पॉपुलेशन के साथ साथ हमको जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम स्पीसीज की बात करें, क्योंकि आपको मेंडेलियन पॉपुलेशन को जानने के लिए पहले स्पीसीज जानना पड़ेगा, तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। यानी जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कैपेबल है इंटरब्रीड, आपस में ब्रीडिंग करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, स्पीसीज। ठीक है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या होता है, आप जानते ही हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी गिवन टाइम में आपका गिवन हैबिट, पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर जो भी इंडिविजुअल है सिंगल स्पीसीज का, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और लार्ज पॉपुलेशन जो है स्प्लिट होता है, आप जानते हैं लार्ज पॉपुलेशन होगा तो उसके पास सेवरल इंटरब्रीड जोन या कम्युनिटीज होगा या ग्रुप होगा, और इस तरह एन इंटरब्रीड ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन विच ऑकर एज ए कम्युनिटी, और इसी को हम क्या कहेंगे, मेंडेलियन पॉपुलेशन या जेनेटिक पॉपुलेशन। तो बहुत ही सिंपल है कि क्या है, पॉपुलेशन क्या होता है,
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, किसका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सिंगल स्पीसीज का, कहाँ पे, पर्टिकुलर हैबिट में, पर्टिकुलर टाइम में। और ज्यादा ग्रुप, बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या हो गया, पॉपुलेशन लार्ज हो जाएगा, और जब पॉपुलेशन लार्ज हो जाएगा तो उसके पास ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग का जो ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, बहुत सारा हो जाएगा। और इसी कम्युनिटीज को हम क्या कह देंगे, जिस कम्युनिटीज में रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मेंडेलियन पॉपुलेशन या जेनेटिक पॉपुलेशन। तो हम लोग ने स्पीसीज और पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर लिया। तो अगर हम जीन पूल की बात करें तो कि जीन पूल क्या है, जीन पूल क्या है, तो जीन पूल क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स, यानी सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। यानी जितने भी पॉपुलेशन में, मेंडेलियन पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं उसके जो टोटल सम्स होंगे वही क्या होगा, जीन पूल होगा। और इट इंक्लूड्स ऑल द जीन्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स के जीन है वही क्या है, जीन पूल है। और बाय दिस वी स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ जीन। इसी जीन पूल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीन की स्टडी कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ जीन की स्टडी कर सकते हैं, और किस टाइप का जीन प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन में हम इजिली जीन पूल के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। तो इंटरब्रीडिंग बिटवीन द पॉपुलेशन प्रोवाइड चांस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और इसी को हम क्या कहेंगे फिर, जीन फ्लो। यानी जीन पूल में जो आपका जीन का ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को हम क्या कहेंगे, जीन फ्लो। और आप जनरली जानते हैं, और जीन पूल में बिकम लार्जर बाय द एडिशन। जीन पूल क्या हो सकता है, लार्जर हो सकता है by the addition of gene by immigration or mutation, और उसी तरह it may become smaller by removal of gene by immigration or natural selection और a genetic drift। तो genetic drift भी बहुत स्मॉल पॉपुलेशन का जहां वर्ड आता है वहां पे हम genetic drift का यूज करते हैं। तो इस genetic drift भी इसका एक क्या होगा, कारण होगा, जिसकी वजह से आपका मेंडेलियन पॉपुलेशन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होता है। यानी अगर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इवोल्यूशन कराता है। तो हेंस जीन पूल इज नॉट ए स्टैटिक, यानी वो स्टैटिक नहीं है। तो हमने क्या बताया कि जीन पूल जो है आपका क्या हो सकता है, लार्जर हो सकता है। जीन पूल लार्जर कब होगा बेटा, मान लीजिए जो दो मैं पर्टिकुलर एरिया बना रही हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग स्पीसीज है या अलग अलग आपके इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इमीग्रेशन और की वजह से, यानी कुछ जब आपकी जो इस इंडिविजुअल है यहाँ पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा इसके पॉपुलेशन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जीन पूल लार्जर हो जाएगा। सेम इसी कंडीशन में मान लीजिए इस एरिया में जो भी पॉपुलेशन है और वो माइग्रेट होकर दूसरे जगह चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ स्पीसीज की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका ये पर्टिकुलर एरिया में जो आपका पॉपुलेशन है या इंडिविजुअल है उसकी नंबर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीन पूल की भी संख्या कम हो जाएगी। तो यही सिंपल सी बात है कि जीन पूल लार्जर कब हो रहा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ जीन, बाय एडिशन हो रहा है, जीन का एडिशन हो रहा है इमाइग्रेशन की वजह से और म्यूटेशन की। और इसी तरफ जीन का स्मॉलर कब हो रहा है, जब आपका रिमूवल ऑफ जीन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इमीग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीन पूल हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, मियोसिस के प्रोसेस की वजह से रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जीन पूल में क्या होते हैं, आपके रिशफलिंग ऑफ जीन होता है, कहाँ पे, जीन पूल में। यानी जीन पूल में चेंजेस आता है या रिशफलिंग होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स में, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या करता है, इस तरह शेयरिंग, और जब पॉपुलेशन शेयर करता है एक कॉमन जीन पूल, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डीम कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, पॉपुलेशन शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल इज कॉल्ड डीम। तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। हार्डी विनबर्ग के लिए जब तक हम लोग मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानेंगे, जीन पूल के बारे में नहीं जानेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी नहीं जानेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्डी विनबर्ग लॉ के पहले हमको मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना होता है।
तो अब अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, द रेशियो ऑफ जीन इन ए जीन पूल और ए पॉपुलेशन इज नॉन एज जीन फ्रीक्वेंसी। तो जो भी रेशियो होता है जीन का किसी भी पॉपुलेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसके रेशियो को क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन शोइंग सिमिलर कैरेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू लोकस अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। यानी जो भी वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल है किसी भी पॉपुलेशन का जो सिमिलर कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको बहुत इजीली एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं, हार्डी-विंगर इक्वेशन को, या इसको हम हार्डी-विंगर इक्वेशन को हम बहुत इजीली एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ मैंने सम पॉपुलेशन लिया है, यहाँ जीन पूल, तो पॉपुलेशन मैंने लिया है जो आपका कंडीशन किस कंडीशन में है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं एच कैपिटल, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये रेसेसिव कैरेक्टर को मैंने लिया है। तो अगर हम सबसे पहले जीन पूल की बात करें तो जीन पूल क्या होता है, जीन पूल आप इजीली जानते हैं, ये जो सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी जितने भी ये एलिल्स है, अगर मैंने जितने भी यहाँ पे आपके एलिल्स लिखा है इन सबका सम टोटल कर दे, अगर हम इन सबको ऐड कर दे, सिंपली क्या करें, हम इसको सिंपली उठा के यहाँ रख दे, तो यही क्या हो गया आपका उस गिवन पॉपुलेशन में क्या हो गया, जीन पूल। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा, एच, फिर इस एच को एच, फिर एच कैपिटल स्मॉल, यानी यहाँ पे कितने हो गए हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मैंने पूरे 10 जितने भी एलिल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सबको एज इट इज रखा। तो जीन पूल के बारे में आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ भी समझना नहीं है, ये जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होता है किसी भी, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, वही क्या होता है, जीन पूल। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एलिल की फ्रीक्वेंसी कैसे हम इस जीन पूल से निकालेंगे। तो एलिल की फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम डोमिनेंट की बात करें, डोमिनेंट आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डोमिनेंट है, और टोटल नंबर हमारा कितना है जीन पूल में, यानी पॉपुलेशन का नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिंपल है, अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल्स की बात करें, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं HF, मतलब क्या है ये डोमिनेंट एलिल्स की बात करें, जिसको हम P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो सिंपली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कितने आपके डोमिनेंट एलिल है 1 2 3 4 5, यानी कैपिटल H कितने हैं 6 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हमारा 10, तो ये हमारा क्या आ गया 0.6, यानी 6 आउट ऑफ 10। और इसी तरह अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल्स की बात करें तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल HF, यानी इस आपकी रेसेसिव फ्रीक्वेंसी की। तो आप रेसेसिव फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कितने हैं 1 2 3 4, यानी हम इसको कैसे, इसको अगर हम मान लीजिए Q से डिनोट करते हैं, इसको हमने डोमिनेंट को P से डिनोट किया और इसको Q से डिनोट किया, तो Q को हम इजिली निकाल सकते हैं, यानी 4 आउट ऑफ 10, यानी 10 पॉपुलेशन में हमारे रेसेसिव की नंबर संख्या क्या है बेटा, नंबर से 4, तो ये इजिली ये भी निकल सकता है। इस तरह एक इक्वेशन हम दे सकते हैं P प्लस Q इक्वल टू 1, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 और 4 को ऐड कीजिए तो ये 1 आएगा, यानी हमेशा रिमेन कांस्टेंट होगा। तो ये एक पहला इक्वेशन है जिसको हार्डी-विनबर्ग लॉ ने दिया, किसके लिए, एलिल्स की फ्रीक्वेंसी, या ऑल्सो कॉल्ड आप इसको क्या, एलिल्स मीन्स जीन्स, यानी जीन की फ्रीक्वेंसी के लिए उन्होंने दिया कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा, जब तक इवोल्यूशनरी फोर्स जो है नहीं होंगे तब तक ये हमेशा क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसी तरह हम अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2 टाइप ऑफ एलिल्स हमारे पास प्रेजेंट, आप शुरू में ही देख सकते हैं ये क्या था, ये 2 टाइप की एलिल्स हमारे पास क्या थी बेटा, कैपिटल H और स्मॉल h करें तो आप जानते हैं कि 2 टाइप ऑफ एलिल्स प्रेजेंट, आपका एक कैपिटल डोमिनेंट कंडीशन में, एक रेसेसिव की कंडीशन में। तो इसको हम लोग सिंपली डिनोट कर सकते हैं डोमिनेंट के कंडीशन में हमारा और रेसेसिव के कंडीशन में, और जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलता है रिजल्ट। और अगर हम इसको चेकर्स बोर्ड में बनाते हैं, चेकर्स बोर्ड में सबको आता ही है करने, ठीक है, तो आप इजिली देख सकते हैं कि हमारे पास कितने तरह के गैमेट्स आए। अब अगर हम बात जीनोटाइप
जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में आपको बार बार बताया था कि वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो भी है और फिर पॉपुलेशन जो सिमिलर कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो सिंपली देख सकते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अगर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की हम बात करें तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं एच एच, और एच एच की जगह पे हमने एच के लिए क्या लिया था बेटा पी, तो पी और पी इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। उसी तरह आपका नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव कंडीशन में हमारा क्या है, ये स्मॉल एच रिसेसिव कंडीशन है जिसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं और इस तरह क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेटेरोजाइगस की बात करें तो क्या है, दो हेटेरोजाइगस है, तो हम एच कैपिटल एच और स्मॉल एच हेटेरोजाइगस इंटू टू, क्योंकि हमारे पास टू है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पी क्यू, और इस तरह 2p क्यू हुआ। और इस तरह हम इसको क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। इजी है। तो हार्डी-विनबर्ग ने ये दूसरा इक्वेशन दिया जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए और पहला दिया था जीन फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपका तक क्या था, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, दोनों में क्या है, आपका हमेशा आपकी जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा जब तक कोई इवोल्यूशन, यानी इन्होंने क्या बताया, नॉन इवोल्यूशनरी फैक्ट के बारे में बताया कि ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रिया के बारे में इन्होंने बताया जहां पे आपका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन जीरो है, यानी कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा, जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम अगर एक एग्जांपल के बारे में अगर हम देख सकते हैं, जैसे कि इफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन का क्या है, ये 100 है और डी यहाँ पे डिनोट कर रहा है डोमिनेंट को, और नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एच एच इक्वल टू 40 है और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एच एच ये भी 40 है, और आर मतलब रेसेसिव नंबर ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव 20 है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एच इंडिविजुअल क्या होगा बेटा, डी बाई एन, मतलब डोमिनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन का था, यानी 40/100 जो क्या आएगा 0.4। इसी तरह हम लोग हेटेरोजाइगस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस भी क्या है, एच एन यहाँ पे क्या है 40 है, 40/n, एन क्या है हमारा 100, तो ये भी 0.4 आया। और फाइनली एच एच क्या है, ये आप एच एच देख सकते हैं 20 है तो 20/100 और इस तरह 0.4। और अगर हम इसको बैठाएंगे तो फाइनली क्या होगा, अगर इस फॉर्मुलेशन में बैठाएंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा, ये आपका ऐड कर सकते हैं, ये 0.4 0.4 और आपका 2, तो क्या आ गया बेटा, ये 1 आ गया। और तो इस तरह हम बता सकते हैं बेटा कि इफ द पॉपुलेशन फॉलो द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रिया तो रेट ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा बेटा, 0 होगा, यानी कोई भी इवोल्यूशन प्रोसीजर नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह हार्डी-विनबर्ग ने जो इक्विलिब्रिया दिया था वो नॉन इवॉल्विंग प्रिंसिपल है, यानी क्या है, जीन जो है फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन व्हेन इट फॉलो द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रिया। आफ्टर दैट वी स्टडी इंपॉर्टेंट ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ? So it emphasizes that in the absence of an evolutionary force, all the genotype in a population reproduce equally सक्सेसफुली, यानी अगर कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं हो तो जितने भी जीनोटाइप्स होंगे वो इक्वली क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा सक्सेसफुली। इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स द मेटिंग इज कंप्लीटली एट रैंडम फिनोमिनॉन इन ए पॉपुलेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स में क्या होगा, मैटिंग जो होगा वो क्या होगा, रैंडम होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे चांसेस होंगे मैटिंग करने का। लेकिन अगर स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगा तो इवोल्यूशन कराता है। तो अगर इवोल्यूशनरी फोर्स अगर मैटिंग रैंडम होगा तो ये क्या कराएगा, ये इक्विलिब्रिया हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रिया को मेंटेन करेगा। इट रिलेट्स सिंपली टू द स्टैटिक्स ऑफ ए लार्ज मेंडेलियन पॉपुलेशन। ठीक है, आराम से मेंडेलियन पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, स्टैटिकली रिलेट कर सकता है। इट गिव बेसिस टू एग्जामिन द ट्रेंड ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन लार्ज पॉपुलेशन। ये भी बहुत सिंपल है कि क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को लार्ज पॉपुलेशन में ये क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर द कैलकुलेशन इफ द रिसेसिव होमोजाइगस इज हार्मफुल। रिसेसिव होमोजाइगस अगर हार्मफुल है तो वो उसको भी क्या करेगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। इट एक्ट एज ए गाइड टू इंडिकेट वेदर इवोल्यूशन इज ऑकरिंग और नॉट।
तो ये भी बता रहा है हार्डी विंगर लॉ कि आपका इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम मेंटेन हेटेरोजाइगोट इन ए पॉपुलेशन, तो हमेशा क्या करेगा, हेटेरोजाइगोट को मेंटेन करेगा पॉपुलेशन में। सम इवोल्यूशनरी फोर्स अफेक्ट द हार्डी विंगर इक्विलिब्रिया, ये इक्विलिब्रिया क्या है बेटा, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। नेचुरल सिलेक्शन, नॉन मैटिक रैंडम, ये भी क्या करेगा, इवोल्यूशन कॉज करेगा। स्मॉल पॉपुलेशन साइज और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्या करेगा, फर्दर इवोल्यूशन कॉज करेगा। और इस तरह माइग्रेशन और जीन फ्लो, ये क्या है, सम फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हार्डी विंबर इक्विलिब्रिया को और इवोल्यूशन कराता है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग ने हार्डी विंबर इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ा, जिसको हार्डी विंगर प्रिंसिपल, हार्डी विंगर लॉ के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने क्या बताया, जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन इफ सम इवोल्यूशनरी फोर्स नॉट अकर्ड, बट सम इवोल्यूशनरी फोर्स जैसे आपका म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक डिप हुआ, नॉन रैंडम मेटिंग हुआ, ये क्या करेगा, इवोल्यूशन को कॉज करेगा। विनबर्ग ने क्या दिया था, नॉन इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल दिया था कि किस तरह पॉपुलेशन में जो जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होते हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके फ्रेंड्स, बाय।